के थीम एनालिसिस से आज का सबसे बड़ा टॉपिक है व्हाट रोल डिड ब्रिटेन प्ले इन द इजराइल पैलेस्टीन क्वेश्चन इन 1917, व्हाट बियरिंग डज इट हैव नाउ। अब मैं इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर इट इज़ टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर who announced an intent to reorganize the Palestinian statehood. फ्रांस ने ऑलरेडी पैलेस्टीन को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था एट द अपकमिंग UNGA सेशन that is September 2025. So the conflict upon Gaza ceasefire and commitment to the two-state solution is the main aim of UK. Now this aligns with the growing international momentum जिसमें फ्रांस, कनाडा, पोर्टुगल हैव मेड सिमिलर डिक्लेरेशंस। मैंने अभी बोला ही था कि आपको फ्रांस ने रिसेंट में किया था, उसके अलावा कनाडा एंड पोर्टुगल दे हैव ऑल्सो मेड सिमिलर डिक्लेरेशंस. India also, though not explicitly but implicitly, supports the decision of Palestinian statehood. So historical background की अगर हम बात करें, role of Britain in Balfour Declaration. So this was issued by Sir Arthur Balfour, who was a British Foreign Secretary to Lord Rothschild, a Zionist leader. Stated British support for a national home for the Jewish people in Palestine. So this was issued during the World War I with the Ottoman Empire still in control of the Palestine. By then 60,000 Jews, that is 9% of the population, lived in Palestine. First formal Western endorsement of Zionist aspirations. आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन क्या हुआ था कि ब्रिटेन एंड फ्रांस ने सीक्रेटली ज्वाइन कर लिया था द स्काइज पिकॉट अग्रीमेंट. कौन सा अग्रीमेंट? सिकेज पिकॉट अग्रीमेंट. टू डिवाइड ऑटोमैन टेरिटरीज. Now the Britain gained control over Palestine under League of Nations mandate. So the British policies, they facilitated increasing the Jewish migration. The Jewish community built autonomous institutions like schools, unions, paramilitaries, etc. Now what about the end of the British mandate? By late 1930s, Britain found the mandate unworkable and supported partition. So in 1947, the Britain informed the UN of its intention to end the mandate by May 15, 1948. On May 14, 1948, Zionist leader declared Israel independence. So this triggered the first Arab-Israeli war. Now what is the significance of this drive? Out of 193 UN members, 147 recognize Palestine, जो कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है. सो अर्लियर रेजिस्टेंस वॉज बाय वेस्टर्न पावर्स लाइक US, UK, फ्रांस, विच इज़ नाउ शिफ्टिंग. UK एंड फ्रांस follow through. It could isolate Israel diplomatically. मतलब यहाँ सिंपल सा कहने का ये कि अगर UK और फ्रांस if they follow this policy कि मतलब पैलेस्टीन को स्टेटहुड मिल जाता है तो इज़राइल कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो जाएगा. सो ब्रिटेन्स रिकॉग्निशन होल्ड्स हिस्टोरिक वेट ड्यू टू इट्स सेंट्रल रोल इन 1917 एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैलेस्टीन. अब ब्रिटेन का मोटिव क्या है पैलेस्टीन को एक स्टेट या नेशन कंसिडर करने में? सबसे पहला, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है विथ लिमिटेड इमीडिएट इम्पैक्ट बट हाई पॉलिटिकल वैल्यूज़. सो दिस रिफ्लेक्ट्स ग्रोइंग क्रिटिसिज्म ऑफ इजराइल्स एक्शन इन गाजा, एक्यूजेशन ऑफ जीनोसाइड, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, reflects a policy shift in London away from unconditional support of the Israel. So this may influence other G7 nations and global diplomatic stance.
ना इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोबेबल क्वेश्चंस, तो वर्ल्ड से रिलेटेड जो है, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला तो आपको वर्ल्ड वॉर 2 का जो एरा है उसके बारे में कुछ आपको कंसेप्चुअल पता होना चाहिए, क्योंकि ये मेंस में क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रीलिम्स में इट विल नॉट कम, बिकॉज प्रीलिम्स का ये कोई मतलब वो चैप्टर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड हिस्ट्री, बट हिस्टोरिकल बेसिस पे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, फिर बैलफोर डिक्लेरेशन क्या है, उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको कंसेप्चुअल बेसिस पे आपको नोट्स इस पे बनाने होंगे। अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस की मैं अगर बात करूँ तो कैसे आ सकते हैं, सबसे पहले ये पूछ सकता है द बैलफोर डिक्लेरेशन of 1917 played a decisive role in shaping the modern day Israel-Palestine conflict. Discuss in the light of Britain's colonial policies. Critically evaluate the implications of Britain recognizing Palestinian statehood in the present geopolitical scenario. Examine the historical role of Britain in the Israel-Palestine conflict and assess its contemporary policy shift towards recognizing Palestinian statehood. So, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं जीएस पेपर 1 में, इसी में पूछा जाएगा और कहीं नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो उसी में कवर अप होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाई इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑन एज अबाउट असम एविक्शंस। सबसे पहले इसके बेसिक कंटेक्स्ट का हमारे बात करते हैं कि ये है क्या। अब एक एविक्शन ड्राइव जो है वो असम के गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में, that is in the Raimona Reserve Forest on July 12, 2024 was triggered. Concerns क्या थे? That was regarding the concerns across the northeast states. So northeast states like Meghalaya, Nagaland, Mizoram, Manipur, Tripura are alarmed about the implications on the interstate harmony, tribal rights and displacement of the people. अब background की मैं बताऊँ कि why is Assam conducting such evictions? तो असम सीएम जो है हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये कैंपेन जो है पोस्ट 2021 शुरू किया था टू रिक्लेम द इनक्रोच्ड फॉरेस्ट लैंड। तो इनक्रोच्ड फॉरेस्ट लैंड्स को रिक्लेम करने के लिए ये ड्राइव की जा रही है। सो फोकस इज ऑन क्लियरिंग द फॉरेस्ट लैंड्स एंड रिजर्व फॉरेस्ट लाइक, अब मैं यहाँ पर फॉरेस्ट आपको बता दे रही हूँ, सिपाजहर दैट इज़ इन दारंग डिस्ट्रिक्ट, देन बुरहा चापोरी श्रीसंग, बुरहा चापोरी एंड श्रीसंग। इन एरियाज़ में, इन फॉरेस्ट रिजर्व्स में एक क्लेंजिंग ड्राइव चल रही है, जहाँ से लोगों को जो भी लोगों का अकोमोडेशन है वहाँ पर, जो भी इंक्रोचमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड उसको हटाने के लिए ड्राइव चल रही है। सो ओवर 6,000 पीपल, मोस्टली द ट्राइबल्स एंड द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वर एविक्टेड रिसेंटली फ्रॉम द गोलपारा डिस्ट्रिक्ट अलोन। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कंसर्न क्या हैं? सबसे पहले इंटर स्टेट बॉर्डर सेंसिटिविटी बहुत रहती है वहाँ पर। जो बहुत जितने भी स्टेट्स हैं वो एक डिस्प्यूट मतलब वो एक कंसर्न शेयर करते हैं कि डिस्प्यूटेड और अनसेटल्ड बॉर्डर विद असम है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है, और दे फियर दैट सच एविक्शन ड्राइव्स में स्पिल ओवर इनटू द टेरिटरीज। सो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल राइट्स? Evictees often include tribal communities and minorities, raising concerns about ethical marginalization. So this affects communities with cultural and familial ties across the border. Legal and humanitarian issues की अगर हम बात करें तो rights groups and local leaders flag lack of rehabilitation, legal notices and due process. So this is seen as a state overreach and violation of Forest Rights Act 2020. अब लीगल फ्रेमवर्क की भी यहाँ पर बात की गई है, जिसमें बोला गया है कि सबसे पहले यहाँ पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है 2006 उसके बारे में बात की जा रही है। दिस रिकग्नाइजेज लैंड राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। सो दिस रिक्वायर्स प्रॉपर लीगल प्रोसेस, हियरिंग्स एंड प्रूफ ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपेंसी, जो कि नहीं हो रही है। ये कंसिडर करके नहीं ऐसी एविक्शन ड्राइव क्रिएट किया जा रहा है।
सो असम क्या आर्ग्यू करता है कि एविक्शंस आर टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एलिमिनेट इलीगल इंक्रोचमेंट्स. द क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इट डिसरिगार्ड्स ड्यू प्रोसेस एंड डिस्प्लेसेस इंडिजिनस कम्युनिटीज़. इम्प्लीकेशंस क्या हुए हैं? सबसे पहले एथनिक टेंशन्स इसकी वजह से हो गई हैं, जिसमें इंटर एथनिक हॉस्टिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पर्ज हो गई है, यानी काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित उसमें देखा गया, उत्तेजना देखी गई है लोगों में विद रिस्पेक्ट टू इंटर एथनिक ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स. वी हैव सीन इट ऑन द राइज, जो कि कुकी और जो के बीच में, जो कम्युनिटीज़ के बीच में है. देन ह्यूमन राइट्स भी वायलेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का. तो दिस इज़ ऑल्सो विदाउट प्रॉपर लीगल सेफ गार्ड्स. सो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है. Moreover, strains between Assam and neighboring northeastern states, they strain the relation of the federal structure of the government. Environmental governance भी affect हो रही. Balancing forest protection versus rights of forest dwellers is a major concern for the states. अब यूपीएससी के क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूँ, ये मेंस रिलेटेड ही आएगा. सबसे पहला ऐसे आ सकता है, the eviction drives in Assam highlight the tension between environmental protection and tribal rights, discussed with reference to the Forest Right Act 2006. See, they are not going to give you the direct reference, so they will just say discuss about it. तो आपको अपने व्यूज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे. सेकेंडली ऐसे आ सकता है, इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट आर की कंसर्न्स फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, एग्जामिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है, हाउ विल ट्रम्प्स टैरिफ इम्पैक्ट इंडिया. ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है. अब मैं आपको इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बताऊँ तो हम सब जानते हैं कि जुलाई 30 जो है वो लास्ट मतलब तारीख थी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैरिफ. 1 अगस्त से टैरिफ 25% के जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे. सो ऑन जुलाई 30 द US प्रेसिडेंट Donald Trump, he announced 25% tariff on various imports from India. So tariffs are a part of his protectionist trade policy and approach affecting countries that are not aligned with the US trade expectations. So the issue is linked with broader India-US trade tensions, India's trade with Russia and failure to finalize a bilateral trade deal. Impact on India. सो अब जान लेते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ा है इंडिया पे. सबसे पहला इम्पैक्ट तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में पड़ा है, जिसमें टैरिफ्स जो हैं, जो इंडियन जो भी एक्सपोर्टर्स पे करेंगे उनको थोड़ा सा हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा. सो दिस कुड लीड टू रिड्यूस्ड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन गुड्स इन द US मार्केट. ठीक है, क्योंकि महंगा होगा, इट विड बी एक्सपेंसिव, तो लोग परचेज नहीं करेंगे. So this will reduce the competitiveness of the Indian good. This will affect sectors like gems, textiles, pharmaceuticals, auto parts, etc. GDP impact भी होगा, क्योंकि this could have a share of 0.2% of India's GDP per balance of payment estimates, that is the BOP estimates. उसके अलावा एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी डिस्ट्रप्शंस भी होंगे. इंडिया में नीड टू डाइवर्सिफाई द एक्सपोर्ट्स और रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन US, वरीड अबाउट रिड्यूस्ड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड वाइडेंड ट्रेड डेफिसिट्स. सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन US एंड इंडिया? सबसे पहला टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं. ट्रम्प अक्यूज इंडिया ऑफ इम्पोजिंग द हाई टैरिफ्स एंड नॉन ट्रांसपेरेंट ट्रेड बैरियर्स. रशिया टाइज, US वांट, रशिया के साथ भी US का टाई, इंडिया का टाई है, तो चाहता है US. ये मैंने आपको बातें पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि वो मेन जो मुद्दा उसका है, उसको पहले तो मार्केट एक्सेस चाहिए, दूसरा चाहिए कि वो रशिया को प्रेशराइज करना चाहता है उसकी इकोनॉमी वीक करके. और वो ये कैसे करेगा? वो इंडिया को सबसे पहले प्रेशराइज करना चाहता है कि वो रशिया से सामान, तेल, जो भी तेल है, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, वो सब ना खरीदे. तो उससे उसकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, और तब वो जाके एक नेगोशिएशन टेबल पे लाना चाहता है उसको, रशिया को, ताकि अपनी बातें वो मनवा सके. और ट्रम्प को चाहिए नोबेल पीस प्राइज़, इसीलिए वो कर रहा है ऐसा. सो डेटा लोकलाइजेशन एंड ई कॉमर्स
कंपनीज भी अफेक्ट हुई हैं. US टेक कंपनीज अपोज इंडियाज रूल्स ऑन लोकल डेटा स्टोरेज एंड डिजिटल ट्रेड restrictions. So delayed trade deal, multiple negotiations have failed from 2018 to 2020. So Trump halted the trade talks due to disagreement over the market access and tariff reductions. What is India's opinion on going forward? India का opinion है that India may negotiate tariff waivers or reach new trade terms. So this is to diversify exports to other regions to reduce dependency on US markets, strengthen Make in India, Atmanirbhar Bharat and bilateral trade agreements with other countries. Now if we talk about the probable questions in UPSC, सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इंडियाज डिपेंडेंस ऑन द US मार्केट मेक्स इट वल्नरेबल टू एक्सटर्नल ट्रेड शॉक्स, डिस्कस इन द लाइट ऑफ रीसेंट टैरिफ अनाउंसमेंट. दूसरा ऐसे आ सकता है, एनालाइज द कॉजेज ऑफ फेलियर्स to conclude a US-India bilateral trade deal during the Trump administration. What are the challenges and opportunities for India in balancing strategic ties with both the US and Russia in the context of global trade dynamics? ये थर्ड आपका क्वेश्चन है. इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट आपका टॉपिक है, अब ये साइंस से रिलेट करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली मोर ऑफ जोग्राफिकल, क्लाइमेट, इन्वायरमेंटल, तो उससे रिलेट करता है. तो कहीं ना कहीं ये द हिंदू में साइंस के पेज में निकलता है. एंड दिस इज़ द लास्ट पेज, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड एंड टॉपिक ऑफ द डे. तो आपका इसमें सबसे पहला टॉपिक है इस पेज में, ट्रॉपिकल रेन डिस्टेबलाइजेज ओशंस ओनली व्हेन इट फॉल्स स्लाइटली. अब मैं इसके एक बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बताऊं कि एक न्यू स्टडी पब्लिश हुई है इन साइंस एडवांसेस. कहाँ पर पब्लिश हुई है? इन साइंस एडवांसेस. और ये रिवील करता है कि लाइट ट्रॉपिकल रेन जो है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट हैवी डाउनपोर, दे आर टॉकिंग अबाउट लाइट ट्रॉपिकल रेन इज मोर लाइकली टू डिस्टेबलाइज अपर ओशन लेयर. This research has been conducted from US universities using high resolution ocean data. की फाइंडिंग्स क्या इसमें पाई गई हैं? सबसे पहले यहाँ पर हैवी रेन वर्सेस लाइट रेन में डिफरेंस बताया गया है कि हैवी रेन जो है वो क्विकली फॉर्म करती है a cold fresh water cap on the ocean. It quickly forms a cold fresh water cap on the ocean surface. So this insulates the ocean below. This stabilizes the upper ocean, limiting vertical mixing. तो vertical mixing जो है वो इससे लिमिट हो जाती है, जहाँ ये हैवी डाउनपोर की बात हो रही है. सो दिस स्टेबलाइजेज द अपर ओशन, लिमिटिंग द वर्टिकल मिक्सिंग. इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, अगर हम लाइट रेन की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी कैप नहीं फॉर्म होता है, कोल्ड कैप नहीं फॉर्म होता है. इंस्टेड ये इन्हांस करती, क्योंकि स्लोली जाती है ना, तो ये इन्हांस करती है मिक्सिंग को एंड दिस लीड्स टू डिस्टेबलाइजेशन इन दी ओशन. अब मैकेनिज्म में भी यहाँ पर बताया गया, मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पर आइटरेट किया गया है that light rainfall interacts with wind driven turbulences. डेफिनेटली जो लाइट रेन होती है वो कहीं ना कहीं हवा से इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि हल्की होगी तो हवा के डायरेक्शन में वो बहेगी. तो इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है ये इन्हांस करता है मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर विद द सॉल्टी वाटर बिलो. सो दिस ऑल्टर्स द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ग्रेडियंट्स. तो ये जोग्राफिकल एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. अब टेम्पोरल इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो डिस्टेबलाइजेशन अकर होता है ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर अ लाइट रेन. सो द इफेक्ट इज़ नॉट क्यूमुलेटिव विथ रिपीटेड लाइट रेन ओवर सेवरल आवर्स. सिग्निफिकेंस फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट स्टडीज़ क्या है कि इन्फ्लुएंसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओशन एटमॉस्फेरिक इंटरैक्शन. especially in tropical monsoon zones, affects weather prediction models and climate change predictions, could impact models for cyclone formation, El Nino and marine biodiversity. अब relevance with respect to UPSC मैं बताऊँ तो सबसे पहला आपका क्लाइमेट एंड जोग्राफी में ये जो ओशन करेंट्स होते हैं, वेदर पैटर्न्स होते हैं, इसमें ये कवर अप हो जाता है. फिर GS पेपर 3 में इन्वायरमेंटल साइंसेज में ये आ जाता है.
ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेट साइंस, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लाइट रेन, मतलब ये जो स्टेटमेंट्स है लाइट रेन और हैवी रेन का, डाउनपोर का मिक्सिंग किस में होती है किस में नहीं होती जल्दी, स्टेबलाइजेशन कौन कॉज करता है, अनस्टेबलाइजेशन कौन कॉज करता है। तो इस तरीके से आपका स्वैप करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो आप सोचोगे ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, बट ये ज्योग्राफी से ज़्यादा करंट अफेयर्स का टॉपिक है क्योंकि एक रीसेंट रिसर्च पे ये बेस्ड है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वर्ल्ड्स हाईएस्ट बर्थ डेथ रेट्स एट थार डेजर्ट, बर्थ डेथ रेट्स एट थार डेजर्ट विंड फार्म्स। अब कंटेक्स्ट की मैं बात करूँ तो थार डेजर्ट जो है वो इंडिया, उसमें रिकॉर्ड किया गया है इंडिया में कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट बर्ड मोर्टेलिटी रेट्स वहाँ पर अकर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि विंड टर्बाइंस की वजह से वो कट जाती हैं बर्ड्स। सो देयर इज़ अ स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज़ WWI। इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला लीजिएगा, कॉम्पोजिशन हो गया, कैसे गठन हुआ था इसका, इस तरीके से। सो उन्होंने एक सर्वे किया था जिसमें 50 रैंडमली सेलेक्टेड टर्बाइंस को स्टडी किया था उन्होंने अक्रॉस द रीजन। अब की फाइंडिंग्स क्या पाई गई हैं उसमें कि 1.3 करोड़ ऑफ द बर्ड्स दे माइग्रेट एनुअली ओवर द थार डेजर्ट, मेकिंग इट एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव फ्लाईवे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव फ्लाईवे है ये टर्म याद रखिएगा। 59 बर्ड्स carcasses were found near the 50 turbines, indicating high collision risk। अब क्या होता है कि विंड टर्बाइन जब घूमता है तो स्पीड से आती हैं बर्ड स्पीड से उड़ती हैं, तो कोलिजन होता है, जब कोलिजन होता है तो यहाँ पर मर के पड़ी रहती हैं। तो उनकी carcasses फाइंड किए गए थे नियर 50 टर्बाइंस। सो टर्बाइंस दे डिसरप्ट द माइग्रेटरी पाथ एंड हैबिटेट्स ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। नोटेबली स्पीशीज अफेक्टेड आर ग्रेट इंडियन बास्टर्ड एंड ऑल विच इज़ ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है दैट इज़ ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इश्यूज़ क्या हाईलाइट किए गए? लैक ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बिफोर इंस्टॉलिंग द विंड फार्म्स विच वॉज वेरी नेसेसरी। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स दो इको फ्रेंडली में पोज इकोलॉजिकल थ्रेट्स इफ नॉट प्लान्ड प्रॉपरली। No comprehensive avian safe turbine technology or deterrent system yet implemented। Implications मैं अगर बता दूँ यूपीएससी के एस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेट कर जाता है। आपको अब इसमें क्या मालूम होना चाहिए कि इसमें जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर एक रेड लिस्ट भी आती है, रेड लिस्ट में कौन कौन सी स्पीशीज़ मेंशन्ड है इंडिया से। अब यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मैं अगर बात बताऊं तो सबसे पहले ऐसे आ सकता है। देखिए ये प्रीलिम्स और मेंस बेस्ड दोनों तरीके से आ सकता है, तो मैं आपको बेसिकली मेंस बेस्ड बता रही हूँ। डिस्कस द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स लाइक द थार डेजर्ट। What steps should be taken to minimize bird fatalities due to wind energy installations? Now last topic जो है आपका simpler test could slash biosimilar cost widen access। अब इसके कंटेक्स्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक न्यू साइंटिफिक एडवांसमेंट आया है जो कि सजेस्ट करता है simpler test for biosimilars that can significantly reduce the cost and improve access to life-saving biological drugs। अब बायोसिमिलर्स होते क्या हैं? बायोसिमिलर्स एक बायोलॉजिकल मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हाईली सिमिलर हैं टू अप्रूव्ड रेफरेंसेस टू बायोलॉजिक्स। अब इनका यूजेज कहाँ होता है? क्रॉनिक डिजीजेस एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस में इनका यूज़ होता है, लाइक कैंसर हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए। इनके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। की डेवलपमेंट्स क्या पाए गए कि ट्रेडिशनल बायोसिमिलर्स टेस्टिंग उनकी जो है ट्रेडिशनल बायोसिमिलर्स की टेस्टिंग, दिस इज़ एक्सपेंसिव।
and complex also, involving animal or human trials. So new simplified assays can reduce the burden without compromising on safety and efficacy, particularly impactful in developing countries like India, where cost is a barrier to access. अब सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, सो जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ डेवलपमेंट एंड बायो एथिक्स, जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशंस एंड अफोर्डेबिलिटी हेल्थ केयर, इस तरीके से आ सकता है. अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? हाउ कैन बायोसिमिलर इनोवेशन कंट्रीब्यूट टू अचीविंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम्स इन इंडिया? आप बायोसिमिलर्स के ऊपर वर्क कर लीजिएगा, इस पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये की टर्म जो है ये इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.